Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to do chapter 1, Tracing Changes Through Thousands Years from class 7th History, NCERT syllabus semester 1. Hello students, so today we are going to start chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years from class 7th NCERT syllabus, our history subject. Okay, so you can see page number 1. टेक अ लुक एट मैप्स 1 and 2. सो यहाँ पे आपको एक मैप दिखाया है और सेकंड पेज पे भी आपको सेकंड मैप दिखाया है. सो टेक अ लुक एट मैप्स 1 and 2. मैप 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographer. The two maps are quite different even though they are of the same area. In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. Now place names are marked in Arabic. तो अगर आप मैप 1 और 2 पर नज़र डालेंगे तो ये जो मैप देख रहे हैं ये अल इद्रिसी जो कि एक अरब जोग्राफर था उसके द्वारा 1154 CE में बनाया गया था. तो यहाँ जो भी प्रस्तुत कॉन्टिनेंट्स हैं ये दुनिया के बड़े मैप से इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसका एक पार्ट बता रहा है. तो मैप 2 जो है वो 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर कौन होता है? जो एक ऐसा इंसान जो मैप बनाता है. तो एक कार्टोग्राफर यानी कि मानचित्रकार द्वारा बनाया गया था. तो ये दोनों के दोनों जो नक्शे हैं ये काफ़ी अलग अलग हैं भले ही वे एक ही जगह के हों. तो अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत वो जगह है जहां हम उत्तर भारत को खोजने की उम्मीद करेंगे और श्रीलंका आइलैंड एकदम टॉप पर है. इसमें जगहों के जो नाम हैं वो भी अरबी में लिखे गए हैं. तो ये आप इस मैप में देख सकते हैं. Now we move on to our next page. So here this is map 2. You can see. Now and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh spelled in the map as Kannauj. Map 2 was made nearly 600 years after map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. So you can see this in chapter 6. तो अब इसमें क्या है, कुछ प्रसिद्ध नाम हैं इस मैप में, जैसे उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है. अगर आप मैप में देखेंगे तो इसकी जो स्पेलिंग है कन्नौज की वो आपको QANAUJ बताई है. मैप 1 के लगभग 600 साल बाद जो है ये मैप 2 बनाया गया था, जिसके बाद उपमहाद्वीप के बारे में शुरुआती समय की जानकारी काफ़ी जो है वो काफ़ी बदल गई है. तो ये नक्शा हमें आप कह सकते हैं ज़्यादा हम इससे फेमिलियर हैं यानी परिचित हैं. इसको देख के लगता है कि हाँ भाई आज का जो हमारा भारत है वो कुछ ऐसा ही है. तो ये विशेष रूप से जो कोस्टल एरियाज़ है यानी जो दरिया किनारा है, सो कोस्टल एरिया से वहाँ के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है. इस मैप का यूज़ ज़्यादातर जो यूरोपियन जो सेलर्स थे, जिन्हें हम नाविक कहते हैं, जो सेल करते हैं, और जो व्यापारी थे उनके द्वारा उनकी यात्रा के दौरान किया जाता था. तो इसके बारे में आप चैप्टर 6 में ज़्यादा देखेंगे. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज. Equally important is the fact that the science of the cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. तो यहाँ इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि दूसरे युग तक जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी है यानी कि जो मानचित्र अंकन का जो विज्ञान है वो भी बहुत चेंज हो गया था, बदल गया था. तो इतिहासकार जब बीते युगों के जो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो नक्शे हैं और जो लेखों का अध्ययन जब वो करते थे तो उनके लिए सूचनाओं के संदर्भों का उनकी अलग अलग हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड्स है, तो इन सब चीज़ों पे उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता था.
नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। इसका मतलब होता है जो नई और पुरानी जो भी शब्दावली होती है, यानी कि जो नए नए टर्म्स आते हैं। इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड changes with time, what about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of words also change over time. तो अगर समय के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी हमें मिलती है, वो भी अगर वो बदलती है, तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है? तो ऐतिहासिक जब रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो कई तरह की भाषाओं से हमको मिलते हैं, और ये जो भाषाएं हैं ये भी समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा बदलती हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है एग्जांपल कि जो मध्य युग के जो फ़ारसी थे, तो वो अभी जो मॉडर्न युग के जो फ़ारसी हैं, तो उनसे वो काफ़ी ज़्यादा वो अलग होते हैं। तो ये जो भिन्नता है ये सिर्फ उनके ग्रामर यानी कि जो व्याकरण है, या फिर जो उनका जो शब्दों के भंडार यानी कि जो वोकैबलरी है, तो उसी में ये भिन्नता नहीं होती, बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। नाउ टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। When the term was used in the 13th century by Minaz-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana, and the lands between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominance of the Delhi Sultan. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of the geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associated with it today. तो एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे हमें बताया है कि आप हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। तो आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम आ जाता है कि इंडिया, जबकि 13वीं सदी में जब फ़ारसी जो हिस्टोरियंस जो थे, एक फ़ारसी हिस्टोरियन थे जिनका नाम था मिनाज-ए-शिराज, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका मतलब उस समय उन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो स्थित इलाकों है इससे किया था। तो उन्होंने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों के लिए यूज़ किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत जो था वो उसका कभी भी समावेश नहीं हुआ। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो 16वीं सदी की शुरुआत में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस सब कॉन्टिनेंट के भूगोल, पशु पक्षियों और निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। इसका यूज़ 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो जो थे उन्होंने उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत का भौगोलिक और सांस्कृतिक अगर हम एंटिटी के रूप में देखें तो उसको भौगोलिक और सांस्कृतिक एंटिटी के रूप में उसको पहचाना जा रहा था। तो वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो अभी हम जिस तरह से जोड़ते हैं। तो historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi, a city dweller,
therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. But two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious and caste backgrounds. तो किसी भी शब्द का प्रयोग करने में जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत सावधानी यानी उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही मतलब थे। तो एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ में बताया गया है कि जो विदेशी जो शब्द है वो बहुत ही सीधा साधा शब्द है। तो लेकिन हमारे लिए इसका आज, अगर हम इसका आज इसका मतलब देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो भारत का ना हो, हम ऐसा मानते हैं कि जो फॉरेन से आया है हमारे देश में, हम उसको विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या उस संस्कृति का अंग ना हो, उसे विदेशी कहा जाता था। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी में हम परदेसी कहते हैं, या फिर आप फ़ारसी में अगर बात करें तो उसे अजनबी कहा जाता है। तो इसीलिए किसी भी नगरवासी के लिए जो वनवासी जो है वो विदेशी होता था, यानी कि जो इंसान सिटी में रह रहा है तो उसके लिए ऐसा कोई भी आदमी जो फॉरेस्ट में रह रहा है, वहाँ से आ रहा है, तो वो उसके लिए एक फॉरेनर है। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए वो विदेशी नहीं होते थे। तो इस तरह से होता था। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विथ historians and their sources. Till then, bye bye.